नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों देखो, हमने पीछे क्या है ईवीएस की जो एक वीडियो बनाई थी, लॉन्ग वीडियो, उसका एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। आज हम क्या है ये दूसरा पार्ट अपलोड करने वाले हैं और इसी तरह से आपको तीसरा पार्ट भी जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि देखिए, हम ईवीएस के साथ साथ जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी भी वीडियो जल्द ही लेकर आने वाले हैं। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उनको ज़रूर से ज़रूर देख लेना है, क्योंकि प्लेलिस्ट में ही ये हमारी सारी की सारी वीडियो आएंगी। और हाँ, अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये जो हमारा पेपर है ये आ जाता है हमारा 2018 का। तो 2018 का जो पेपर है अब हम उसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लाई ऐश अवशिष्ट उत्पादित होता है। तो ये जो फ्लाई ऐश है ये किससे उत्पादित होता है? जल विद्युत परियोजना से? ये नहीं होता है। थर्मल पावर परियोजना से? ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो फ्लाई ऐश है ये थर्मल पावर परियोजना से उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर समझाया हुआ है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आसानी से आप पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर हम सीधा सीधा आपको ये कहें कि ये जो फ्लाई ऐश होता है इसमें किस किस की मात्रा होती है या इसमें किस किस के अवशिष्ट होते हैं, तो इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ये आपने ध्यान रखना है। और ये प्रायः कोयले को जलाने से निर्मित होती है। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र यानी कि सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन स्थित है। यानी कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना अगस्त 1984 में होती है। ठीक हो गया, इसके टोटल 41 कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ हैं आप देख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए निम्न में से किस एक उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा एक उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यहाँ पर गलत बताना है। पहला है भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ये तो बिल्कुल सही है। आधारभूत वैज्ञानिक संकल्पों तथा सिद्धांतों को कंठस्थ करना। देखिए, कंठस्थ करना, रटना, ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। इनको अगर हमने देख लेना तो सीधे इनको गलत ही बता देना है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा भाई, गलत का आंसर गलत ही होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो पर्यावरण से संबंधित जो कथन है गलत, गलत ही हमने यहाँ पर बताना है, यानी कि गलत यहाँ पर हमने देखना है। पहला है पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है। भाई भौतिक तत्वों का भी समूह है, ये तो बिल्कुल सही है। पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता, भाई हमेशा स्थिर नहीं रह सकता, यही इसका गलत है। और गलत ही हमें बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो पर्यावरण शिक्षा के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो जाएगी, अब इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वो आप यहाँ पर देखो लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से पर्यावरण शिक्षा को मान्यता तब मिली जब 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में मानव पर्यावरण पर आयोजित यूएनए कॉन्फ्रेंस ने वैश्विक पर्यावरणीय शिक्षा को वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण घोषित किया। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी ने पर्यावरणीय शिक्षा के प्रभाव का मार्गदर्शन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता वो आ जाता है कि यूनेस्को और यूएनईपी उन्होंने दोनों मिलकर किया था एक साथ, इन दोनों ने एक साथ मिलकर किया था। तो ये दोनों इसके राइट आंसर होने चाहिए थे, इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो जाता है। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला सबसे जहरीला पदार्थ है। तो जब हम प्लास्टिक का पुनः उपयोग करते हैं तो उसके दौरान जो सबसे जहरीला पदार्थ निकलता है वो कौन सा है? तो वो निकलता है डाइऑक्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ष 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था अपिक्को आंदोलन, यानी कि चिपको आंदोलन की तर्ज पर अपिक्को आंदोलन जो है वो 1983 के अंदर कर्नाटक राज्य में चालू हुआ था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कौन सा नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमने गलत को बताना है। तो पर्यावरण के प्रति सचेतना जागृत करना, ये बिल्कुल सही है। ये कि पर्यावरण के माध्यम से हम चेतना जागृत करते हैं। मानव तथा शेष जगत का अंतर संबंध समझना, ये गलत हो जाएगा। देखिए, मानव एवं शेष जगत का नहीं, पर्यावरण के अंदर हम क्या करते हैं कि जो सामाजिक और भौतिक घटक होते हैं उनके अंतः क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ना कि मानव और शेष जगत का। किस किस का?
मानव पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो किसी भी परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, ना कि मानव और शेष जगत की। ठीक है, पर्यावरण की सही समझ विकसित करना ये भी सही है, पर्यावरण के घटकों को समझना ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि गलत का आंसर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि शैवाल हैं, तो शैवाल क्या है? तो क्या शैवाल उत्पादक हैं? बिल्कुल सही, शैवाल उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बादलों का आकार निर्भर करता है, तो बादलों का जो आकार होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, ये यहाँ पर हमने बताना है। तो बादलों का जो आकार होता है वो बाष्पीकरण चक्र पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैव सूचक यानी कि संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है लाइकेन का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या संकेत करती है? कि यदि जल के अंदर उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि जो माइक्रोबियल प्रदूषण का स्तर है वो ज़्यादा हो गया है, यानी कि बीओडी, यदि बीओडी का मान ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रदूषण की मात्रा है वो भी अधिक हो गई है। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किसे ईवीएस अभिप्रेरित कक्षा कहा जा सकता है? तो ईवीएस अभिप्रेरित कक्षा हम किसको कह सकते हैं? शिक्षक द्वारा दिए गए सुधारात्मक कार्य के आधार पर, ये नहीं है कि इसको हम अभिप्रेरित कक्षा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ पर किसी भी प्रेरणा की बात नहीं कही जा रही। कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति, तो यहाँ पर भी कोई प्रेरणा नहीं दी जा रही है। कक्षा में पूर्ण निस्तब्धता, यहाँ पर भी कोई अभिप्रेरणा नहीं दी। कक्षा में प्रश्न पूछना, प्रयोग करना एवं बुद्धिशीलता संबंधी कार्य, इस ऑप्शन में क्या है, बच्चों को अभिप्रेरित किया जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, तो पर्यावरण अध्ययन के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनमें से कौन सा एक है? तो पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का अधिकाधिक प्रयोग, ये तो नहीं है। अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्यार्थी किन परिस्थितियों में पर्यावरण अध्ययन सबसे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं? तो ये किन परिस्थितियों में सीख सकते हैं? कक्षाओं में अच्छे शिक्षण से सीख तो सकते हैं, पर बेहतर ढंग बताना है तो अभी चेक कर लेते हैं इसको। पर्यावरणविदों से बातचीत करके ये भी सीख सकते हैं। प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों में जाकर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाई अगर कोई भी जो बच्चा है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में जाकर पर्यावरण अध्ययन को सीखता है तो वही सबसे इसका बेहतर आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला आ जाता है कि पर्यावरण अध्ययन से पता चलता है, तो पर्यावरण अध्ययन से क्या पता चलता है? पर्यावरण संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। पर्यावरण अध्ययन प्रकृति की जिम्मेदारी है? भाई प्रकृति खुद कैसे कर लेगी, करनी तो हमें ही पड़ेगी ना। पर्यावरण संरक्षण सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है, यही बिल्कुल सही है। क्योंकि सब कुछ हमें सरकार के ऊपर नहीं छोड़ देना है, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी समझनी है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पहलू हैं, तो पर्यावरण अध्ययन के जो प्रमुख पहलू हैं वो कौन कौन से हैं? पर्यावरण, शिक्षा एवं संरक्षण, यही क्या है, पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पहलू हैं। अगला है कि वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में सहायता करते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, यह अवसर कहलाता है। तो जब जुलाई के माह के अंदर जो प्रतिवर्ष लाखों लोग पेड़ लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वन महोत्सव। ठीक है, और ये जो है 1960 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यहाँ पर जो कृषि मंत्री थे तत्कालीन, ये थे कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी द्वारा। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का पीएच होता है, तो जो अम्लीय वर्षा का पीएच होता है वो होता है 5.6 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया कि भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है वो कौन सा है? तो वो है गंगा में रहने वाली डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 5 अक्टूबर 2009 को इसको जलीय प्राणी घोषित किया गया था। ठीक हो गया। कहीं कहीं इसको सोंस भी कहा जाता है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बाकी ये जो जलीय डॉल्फिन है ये क्या नेत्रहीन जलीय जीव है, इसकी आंखें नहीं होती हैं, सिर्फ ये सूंघने की शक्ति से ही पता लगा पाती है कि उसको कहाँ रहना है, कहाँ क्या करना है। ठीक है, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस है ये 22 मई को मनाया जाता है, और 22 मई हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोनाल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, ये हमने बताना है। तो देखिए
अभी पहले एक वीडियो में आया था कि जो मोनाल है उत्तराखंड के अलावा किस राज्य का राजकीय पक्षी है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये हो जाएगा नेपाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो नाम है इसको हम बोलते हैं लोकोफेरस एम्पेजिनस। ठीक हो गया, ये फीसेंट परिवार का सदस्य है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन कशेरुकी समूह में अधिकतम संकटग्रस्त प्राणियों की प्रजाति है। तो कशेरुकी प्राणियों में संकटग्रस्त प्राणियों की प्रजाति कौन सी है, तो ये है स्तनधारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गिनको जाना जाता है, तो गिनको को हम किस नाम से जानते हैं। तो गिनको क्या है, देखो गिनको बिलोवा या गिनको फायड वर्ग की एकमात्र जीवित प्रजाति है। इस प्रजाति की अन्य प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, इसीलिए इसे जीवित जीवाश्म की संख्या दी जाती है, यानी कि इसको हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि प्राचीन भारतीय विदों में से कौन दीमक के ढेर को भूजल का संकेतक मानता था। तो भूजल का जो संकेतक है वो बराहमिहिर मानता था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि काले हिरण यानी कि कृष्णसार के संरक्षण में किस धार्मिक समूह सेट की परंपरा है। तो ये हो जाएगा बिश्नोई समाज की। और आपने देखा भी होगा कि जो अभी बिश्नोई है उसने जो सलमान खान है उसको भी मारने की धमकी दे दी थी, क्योंकि जो बिश्नोई समाज होता है वो काले हिरण को कृष्णसार के रूप में मानता है, यानी कि अपने धार्मिक संस्कृति से उसको मैच करता है। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में पश्मीना सोल के व्यवसाय ने किस प्राणी का बृहद स्तर पर दोहन किया है। तो ये क्या है, चीरू का। और चीरू क्या है, एक बकरी की प्रजाति है, यानी कि जम्मू कश्मीर में पश्मीना सोल के व्यवसाय में चीरू प्रजाति की बकरी का बृहद स्तर पर दोहन किया गया है। कौन सा पादप अंटार्कटिका पर पाए जाने वाले पादपों में अधिकतम है। तो अंटार्कटिका पर जो लाइकेन्स होते हैं वो सबसे अधिक पाए जाते हैं, और लाइकेन्स की जो उपस्थिति होती है वो शुद्ध वातावरण की उपस्थिति को दर्शाती है कि अगर किसी भी स्थान पर लाइकेन्स उपलब्ध नहीं है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो प्रदूषण है वो अधिक मात्रा में पाया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन भारतवर्ष की स्थानिक प्रजाति है। तो भारतवर्ष की जो स्थानिक प्रजाति है वो है लॉयन टेल्ड मकाक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, एक तरह का बंदर है। ठीक हो गया। अगला है कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाने वाली ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ये पाई जाती है डोब्सन यूनिट में मापी जाती है, और समताप मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। और ये रिपीट क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पर। ठीक है, और ये देखो अब आपके जो 2018 का पेपर था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम सीधा का सीधा 2019 का जो पेपर है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब से जो क्वेश्चन है हमारे 2019 के पेपर के स्टार्ट हो जाएंगे। अभी देखो हम सीरीज वाइज बढ़ रहे हैं, 15, 16, 17, 18, अब 19 पर पहुँच चुके हैं। देखो टाइम तो थोड़ा आपको लगेगा ही, परंतु ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, देखो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और आप देख रहे हैं कि जो वीडियो है हमारी काफ़ी लेंथी भी रहने वाली है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो हम 2019 का जो पेपर है उसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो आर्सेनिक के द्वारा सबसे अधिक जल प्रदूषण कहाँ पर होता है। तो देखो हमने बताया था ना आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण होता कैसे। अभी लास्ट ईयर के एग्जाम में ये हमने देखा था क्वेश्चन कि उसमें ये देखा था कि जब जो फैक्ट्रियों का वेस्ट मटेरियल होता है उसको अगर हम जल के अंदर छोड़ देते हैं, सागर के अंदर छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये आर्सेनिक वाला जल प्रदूषण हो जाता है। अब ये कहाँ पर होता है, तो भाई सागर में यानी कि समुद्र में छोड़ रहे हैं। तो आप यहाँ से देखो समुद्र किसके पास में है सबसे पहले, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पास में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, तो भाई साहब इसको हम अपकेंद्रण भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण बोलते हैं। परंतु यहाँ पर अपकेंद्रण तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसको हम इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन भी इसको हम बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। अब हमने क्या देखना है, इसको हम बोलेंगे किंडमन। तो किंडमन भी इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, अगला है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा हम किसको कहते हैं, तो ये उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऊर्जा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो हो जाएगा सूर्य, और ये सभी को पता है, कोई बताने की जरूरत है नहीं। अगला है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो जो टाइटन है वो शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। और अभी ये पीछे देखो, ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में पीछे आ रखा है। ठीक है। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये हमारा 1986 में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, और ये क्या है, उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी है। ठीक है। इसको 2005 के अंदर यूनेस्को में भी शामिल किया गया था। इन चीज़ों को भी आपने ध्यान रख लेना है। अगला है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। तो एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो भाई साहब, ईंधन तो जो भी होते हैं स्वच्छ नहीं होते हैं, सौर ऊर्जा को छोड़कर, तो ये स्वच्छ ईंधन नहीं है। यही इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, और गलत ही हमने बताना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, और सेम क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो रखा है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायु में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। यह समताप मंडल, और समताप मंडल में जो ओजोन लेयर होती है ये क्या करती है, यूवी किरणों को रोक लेती है, और ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। तो ये कहलाता है भोपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है मकर रेखा है। तो मकर रेखा कौन सी होती है। 23.5 डिग्री जो साउथ की रेखा होती है इसको हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सी अधिक हानिकारक होती हैं। तो सबसे अधिक हानिकारक जो किरणें होती हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट सी जो किरणें होती हैं ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। हालांकि ये जो पृथ्वी की सतह होती है वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। इसको जो हमारी ओजोन परत होती है O3, ये इसको अवशोषित कर लेती है, बट सबसे ज़्यादा हानिकारक यही होती है। ठीक है। अगला है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है। तो वह क्या है। तो देखिए, जब कोई भी जो सिद्धांत होता है ना वो परिकल्पनाओं को बार बार टेस्ट करने पर ही बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो ग्रीन हाउस जो गैस है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल होती है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी होती है, मीथेन भी होती है। तो हीलियम क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नहीं हमने बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है ये हमने यहाँ पर बताना है। तो ये स्वर्ण रेखा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। अगला है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। यानी कि ईवीएस का एक छात्र है राकेश जो कक्षा 5 में पढ़ता है, अध्यापक ने जो उसको कार्य दिया था वो उसको समय से प्रस्तुत उसने नहीं किया है। तो जो सबसे सुधारात्मक कार्य है वो कौन सा है, हमने यहाँ पर ये बताना है। प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना। देखिए, अध्यापक को प्रधानाध्यापक को तो कभी बताना ही नहीं है। ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना। देखिए, खेलने पर तो प्रतिबंध लगाना ही नहीं है बच्चों को तो खिलवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा खिलवाना है। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। बिल्कुल हमने क्या करना है, सबसे पहले कारणों को जानना है। अगर कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है, अगर हम उसको कारणों को नहीं जान पाएंगे तो गलत हो जाएगा। ईवीएस के अंदर, ईवीएस के क्या किसी भी चीज़ के अंदर हमने सबसे पहले उसके कारण को जानना है। जब कारण को हम जान लेंगे तो उसके हिसाब से उसको सही मार्गदर्शन देंगे कि बेटा आपको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए। तो यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही सबसे उपयुक्त आंसर है। गिरसेर परियोजना अवस्थित है। तो गिरसेर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है पहले से ही।
अगला है कि गंगा नदी निकलती है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो गंगा नदी है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला है कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो जो कोटोपैक्सी है जागृत ज्वालामुखी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, तो ये होते हैं मांसाहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि अगर आप घास परितंत्र की कोई भी श्रृंखला बना लेते हैं, जैसे आपने लिया कि भाई यहाँ पर एक घास है, घास को कौन खाएगा? घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को कौन खाएगा? टिड्डा को मेंढक खाएगा, मेंढक को कौन खाएगा? आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि चील खाएगा। तो ये जो सबसे टॉप लेवल का उच्च स्तर का उपभोक्ता है, ये क्या होते हैं? ये मांसाहारी ही होते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से आप बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं बना सकते हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र शिक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो हो जाएंगे 5। तो 5 क्या है? स्थायी सदस्य हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो यूरोप को अफ्रीका से जो अलग करता है वो करता है भूमध्य सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे हमने अभी एक खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर अगर हम कोई दूसरी खाद्य श्रृंखला बना लेते हैं कि जैसे क्या है, कोई घास है, घास को कौन खा रहा है? ये घास को हिरन खा रहा है, यहाँ पर हम हिरन बना लेते हैं। हिरन को कौन खाएगा? हिरन को शेर खाएगा। तो ये हमने एक छोटी सी खाद्य श्रृंखला बना ली है। तो यहाँ पर पूछा है कि शाकाहारी कौन होते हैं, तो भाई शाकाहारी कौन होगा? जो घास को खाएगा। और घास क्या है? ये उत्पादक है। घास क्या है? उत्पादक है, जो किसी भी भोजन का निर्माण करता है। हिरन क्या है? इस घास को खा रहा है, यानी कि शाकाहारी को ये शाकाहारी ही खा रहा है, परंतु ये है क्या? इसको हम प्राइमरी उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता बोल देंगे। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो ईंधन है वो हमने यहाँ पर बताना है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है डीजल, पेट्रोल और कोयले की तुलना में इससे कम प्रदूषण होता है। अगला है कि निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो जो भोपाल गैस त्रासदी है वो किस गैस के कारण हुई थी? तो वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ये क्या हुई थी? भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो भाई ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? वो सूर्य का प्रकाश होता है, सभी को अच्छे से पता है। अगला है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो ये करता है शेर का, और ये जो क्वेश्चन से 3 बार रिपीट हो चुका है, आपने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक हो गया। अब ये जो हमारा 2019 का पेपर था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे 2020 का। ठीक है। तो अब ये हमारा 2020 का यानी कि 2020 का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 2020 का पेपर। इसका हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखो मिनी माता रोग किसके द्वारा होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये होता है पारा के द्वारा। ठीक है। अब क्वेश्चन को बस चेंज कर दिया है कि ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो भाई पारा पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था। तो प्रोजेक्ट जो रेड पांडा है ये 1996 के अंदर शुरू हुआ था, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अगला है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ओजोन परत में जो सबसे ज्यादा कमी है वो कहां पर हुई है, ये हमने इसमें बताना है। तो ये हुई है दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा? तो गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर गलत हमने बताना है। तो भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता, ये तो हमारा सही हो जाएगा। अनियंत्रित शहरीकरण, ये भी सही हो जाएगा। दोष रहित जल संरचना, यही इसका गलत हो जाएगा, और गलत का गलत ही हमने बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ स्थित है? तो WII जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है देहरादून के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है। उसका सबसे अच्छा सुझाव कौन सा होगा? सबसे अच्छा सुझाव यानी कि सारे के सारे सुझाव यहाँ पर सही हैं, और सबसे अच्छा कौन सा ये हमने बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। भाई ये बिल्कुल सही दिख रहा है। निजी वाहन
जैसे कार स्टोर आदि का ना रखना। देखिए ना रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी जरूरत पड़ती है जहाँ पर उनकी आवश्यकताएं पड़ जाती हैं। बार बार घर से बाहर जाने से बचें। देखिए ये भी कोई सर्वोत्तम उपाय नहीं है कि भी घर से अगर बाहर जाना होगा तो हम जा भी सकते हैं, इससे अच्छा तो हमें ऊपर वाला लग रहा है कि निजी वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करना। भाई इंजन की नियमित रूप से जांच करेंगे, उससे प्रदूषण में कमी होगी। पर सबसे अच्छा योगदान ये नहीं है, यानी कि पहला ही क्या है इसका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एरोबेस कैन का उपयोग, बल्कि जलवायु परिवर्तन के लिए एरोबेस कैन का उपयोग जरूरी है। क्रियाकलाप, कृषि क्रियाकलाप ये भी जरूरी है। वनों को जलाना ये भी, ये सभी, यानी कि ये सभी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि अगर हम ये सारी के सारी गतिविधियां करते हैं तो जलवायु परिवर्तन इससे हो जाता है। अगला है कि केंचुआ किसान का मित्र माना जाता है, निम्न में से उसके लिए सही कारण चुनें। तो केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं ये हमने यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहला है केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी पातन मिट्टी को उर्वरता बनाती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। अगला है कि केंचुआ खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। तो देखिए केंचुआ खरपतवार खाते हैं, ऐसा तो नहीं लगता कि भाई केंचुआ खरपतवार थोड़ी खाते हैं, वो तो मिट्टी को ही खाते हैं। तो ये भाई दूसरा तो गलत है। अगला है कि केंचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नर्म करते हैं। ये बिल्कुल सही है। केंचुए की खुदाई से हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंचते हैं। ये भी सही है, यानी कि पहला तीसरा चौथा सही है और ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। तो बायोडीजल जो उत्पन्न किया जाता है ये जेट्रोफा से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला है कि यह सवाल पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा का उद्देश्य है। कि हम छात्रों से एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा। तो ये सवाल पूछने का क्या उद्देश्य है ये हमने यहाँ पर बताना है। तो विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना, बिल्कुल सही है। बिजली के स्रोत पर छात्रों का आकलन करना, नहीं बिजली के स्रोत पर आकलन तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। छात्रों के कल्पनाशीलता और सोच कौशल को बढ़ावा देना, सही लग रहा है ये भी। सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आकलन करना, ये भी नहीं है। अभी तक तो दो हमारे सही आ गए, पर इन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो जो हमारा पहला ऑप्शन है यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम कल्पनाशीलता, यहाँ पर कल्पना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सीधा सीधा बता रहे हैं हमको। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व है। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है कार्बन। यानी कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अधिकांश चीजों में पाया ही जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि झूम खेती पाई जाती है। तो झूम खेती कहाँ पर पाई जाती है। तो जो झूम खेती होती है ये मेघालय में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरणें सबसे खतरनाक हैं। तो जो सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरणें होती हैं वो होती हैं अल्ट्रावायलेट सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं समताप मंडल के अंदर जो ओजोन लेयर पाई जाती है ये क्या करती है, इन किरणों को अवशोषित कर लेती है, इससे ये पार ही नहीं हो पाती है। परंतु होती सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जितनी भी 3 टाइप की जो किरणें होती हैं ए बी सी, इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक यही होती हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में स्थित है। यानी कि ये भी क्या है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है। नदी के जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है। तो नदी का जब जल में अगर हमने प्रदूषण स्तर को मापना है तो इसमें हम BOD को नापेंगे। अगर BOD कम तो प्रदूषण कम, BOD ज़्यादा तो प्रदूषण ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरित मफलर संबंधित है। तो जो हरित मफलर होता है ये किससे संबंधित है। तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। कि आपने देखा होगा कि ये जो रोड लगी है, रोड के बीच में एक छोटी सी बनाकर इसके ऊपर छोटे छोटे पेड़ झाड़ियाँ सी लगा दी जाती हैं, या फिर यहाँ पर किनारों पर भी बहुत सारे वृक्ष छोटे छोटे से लगा दिए जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन मफलर। ठीक हो गया ना। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है। तो 2020 की जो थीम थी वो रही थी जैव विविधता। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। यानी कि शिक्षण की जो विधि है इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है ये हमने बताना है। तो प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना ये गलत होता है। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, देखिए दिखाना से सिर्फ काम नहीं चलेगा, सही तो है पर इतना सही नहीं है। अगला है कि विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें
और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। ये बिल्कुल सही है कि इसमें बच्चे क्या है, फील्ड में जाएंगे, खुद करके देखेंगे और करके सीखना ही सबसे बेस्ट होता है। तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि GIS का विस्तृत रूप है। तो GIS की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। तो GIS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है भौगोलिक सूचना प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला है कि मृत सागर क्या है। तो मृत सागर क्या है, मृत सागर एक ऐसा सागर है जिसमें जो नमक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। देखो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है तो आप इसको देख लेना, मैं बोल देता हूँ कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, यानी कि जो मीरा है ये समोसे, कटलेट और डबल रोटी को खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारी में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है, ये हमने यहाँ पर बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोटापा और एनीमिया। क्योंकि जो मीरा और दिव्या है ये लड़कियाँ क्या खाना पसंद कर रही हैं, जिसमें समोसे, कटलेट और डबल रोटी खा रही हैं, इनसे क्या होगा, मोटापा हो जाएगा। जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करिए जिसमें लौह तत्व की कमी है, और लौह तत्व की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। इसीलिए जो मीरा है उसको मोटापा हो जाएगा और दिव्या को एनीमिया रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है। तो कोशिकाओं की सुरक्षा में जो विटामिन सहायक होता है वो कौन सा होता है, वो होता है विटामिन ई, यानी कि विटामिन ई क्या करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो देखिए हम कभी भी बच्चों को ये राय नहीं देंगे कि वह अपने घर से जानवरों के खाने के लिए खाने की सामग्री लेकर जाएं, क्योंकि देखिए जो हमारे घर की खाने की सामग्री होती है उसमें हम बहुत सारे मसाले डालते हैं जो कि कुछ जानवरों के लिए पॉइजनस हो सकते हैं, उससे उनकी जान जा सकती है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए वहाँ पर जो खाने की सामग्री है हम उसको प्रतिबंधित करेंगे और यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों की भूमिका होती है। तो यहाँ पर कविताओं और कहानियों की ईवीएस में क्या भूमिका है, तो मौलिक अवधारणाओं की बेहतर समझ को बढ़ाना, ये सही है। नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना, ये भी मान सकते हैं। छात्रों में साहित्यिक कौशल, देखिए साहित्यिक कौशल की तो कोई बात नहीं हो रही है। विषय को सीखने में अधिकतर रुचिकर एवं मनोरंजक बनाना, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। सबसे जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को, तो जो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल सही है, एक सकारात्मक पॉइंट है कि पर्यावरण शिक्षक के अध्ययन को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकारना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना नहीं है। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, तो भाई काम देने में कोई समय का उपयोग नहीं हो रहा है। शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखना नहीं, अनुशासन नहीं रखना है। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है, भाई वो वर्षा है, वर्षा ही कृषि को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, ये तो कोई पूछने वाला क्वेश्चन है ही नहीं भाई, ये नेपाल के अंदर स्थित है, भारत में नहीं है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। तो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं ये भूपर्पटी में पाई जाती हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है कि पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दोहन देता है। तो जब हम पेट्रोल और डीजल क्या है वो अपूर्ण दोहन हो, यानी कि वो अच्छे से नहीं जलें, तब क्या होता है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो 2020 का हमारा क्वेश्चन पेपर था ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे 2021 का पेपर। तो दोस्तों 2021 से लेकर 2024 तक के जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि अभी जो वीडियो है ज़्यादा अगर हमारी लंबी हो जा रही है तो हमें अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रही है, जिसकी वजह से इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बाकी जो अगला पार्ट आएगा उसमें 2021 से लेकर 2024 के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।